मैथ जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आंतर गुणन समष्टि यूनिट थर्ड। यूनिट क्या है? ये थर्ड है। बीएससी थर्ड ईयर है, फर्स्ट पेपर का लीनियर अलजेब्रा का यूनिट थर्ड। क्या है आंतर गुणन समष्टि? क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेस? क्या है? इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जानना ज़रूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई नंबर जो a प्लस आयोटा b के रूप की होती है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। और इस टाइप के नंबर का जो कलेक्शन होता है a और b क्या है? रियल नंबर। तो ये इसका कलेक्शन क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये e कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट, वास्तविक भाग, ये भी कहलाता है अधिकल्पित भाग, ठीक है। तो e क्या कहलाएगा? वास्तविक भाग। e कहलाता है z का वास्तविक भाग। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? e इज इक्वल टू लिख देते हैं रियल पार्ट ऑफ z। अब b क्या कहलाता है? b कहलाता है z का अधिकल्पित भाग, अधिकल्पित भाग। इसको हम क्या लिखते हैं? b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये लिख देते हैं b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अब कोई समित संख्या है, जैसे z इज इक्वल टू क्या है? x प्लस आयोटा y। तो इसका z के ऊपर बार लगा देंगे तो कहेंगे z का कॉन्जुगेट। तो s प्लस आयोटा y में बार लगाएंगे, तो बार लगाने का अर्थ ये हुआ कि जो अधिकल्पित भाग है उसका चिन्ह बदल देना। तो ये क्या होगा? x माइनस आयोटा y। ये क्या आ गया? इसका अधिकल्पित भाग आ गया, ठीक है। और फिर यदि दूसरा नंबर, यदि z इज इक्वल टू यदि x प्लस आयोटा y है, तो इसको हम ऐसे लिख दें x कामा y, z का क्रमित युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमित युग्म, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर इंग्लिश में बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। क्रमित युग्म बोलेंगे। तीसरा क्या है कि z इज इक्वल टू यदि x प्लस आयोटा y है, z का जो मॉडुलस होता है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं मॉड ऑफ z, और इसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मॉडुलस हो गया, मॉडुलस z का। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या है? x प्लस आयोटा y। तो इस z का कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो पूर्णांक होता है, इसको मॉडुलस को r से भी डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ z से भी। अब इसका जो पूर्णांक निकालेंगे तो पूर्णांक क्या होगा z का? यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ये आर्गूमेंट हो गया पूर्णांक, ठीक है। अब यहाँ पे आर्गूमेंट tan इनवर्स y अपॉन x। यहाँ पे यदि मान लो z इज इक्वल टू आपको दिया है, यदि आपके पास इस प्रकार की नंबर दी है z1 और प्लस z2, इन दोनों का कॉन्जुगेट है, तो इसको अलग अलग ले सकते हैं। z1 का कॉन्जुगेट, ये होगा z2 का कॉन्जुगेट है। यहाँ पे क्या है? ऐसे भी रहता है कि ये z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट है, तो इसको भी ले सकते हैं z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि z इज इक्वल टू क्या है आपके पास? z इज इक्वल टू है आपके पास x प्लस आयोटा y, और z का कॉन्जुगेट क्या हो गया? x माइनस आयोटा y। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू जेड का कॉन्जुगेट,
जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट। तो क्या लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई, और ये क्या लिखेंगे x माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे क्या होगा z और z का कॉन्जुगेट, ये लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो z और z का कॉन्जुगेट तो क्या हुआ x का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर तो -1, ये हो गया वाई स्क्वायर। तो z और z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या ले सकते हैं हम, अभी ले सकते हैं जेड और जेड का कॉन्जुगेट। तो जेड और जेड का कॉन्जुगेट इसको ले सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर लिख देंगे मॉड ऑफ जेड। तो क्या आ जाएगा आपके पास जेड और जेड का कॉन्जुगेट जो आएगा, जेड और जेड का जो कॉन्जुगेट है वो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या है जेड1 और जेड2 दोनों में यदि कॉन्जुगेट लगा है तो क्या होगा जेड1 का कॉन्जुगेट अलग और जेड2 का कॉन्जुगेट अलग है। ठीक है, और जेड1 और ये क्या है जेड1 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यदि है तो सिर्फ जेड1 हो जाता है, जेड1 हो जाएगा। ठीक है, और वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट लेते हैं अल्फा बीटा गामा डैश डैश, और एक फील्ड लेते हैं या फील्ड, इसके एलिमेंट को लिखेंगे ए बी सी ऐसे। तो यहाँ पे भी जिसके एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा और एफ जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी। तो भी के एलिमेंट को हम वेक्टर कहते हैं, सदिश कहते हैं। अल्फा बीटा गामा क्या बोलते हैं सदिश, और एफ के एलिमेंट को आदेश कहते हैं, ए बी सी क्या बोलेंगे आदेश। ठीक है, तो भी ये भी फील्ड एफ पर फी एफ, इसको हम भी एफ से डिनोट करते हैं। फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस का कहलाएगा वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस का कहलाएगा सदिश समष्टि जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं सदिश समष्टि। ठीक है, कब कहलाता है वी एफ फील्ड एफ का सदिश समष्टि कब कहलाएगा जब नंबर फर्स्ट V1 प्रॉपर्टी V प्लस के रिस्पेक्ट आबेली हो, V प्लस के रिस्पेक्ट आबेलियन ग्रुप हो, क्या हो आबेलियन ग्रुप हो। तो V प्लस के रिस्पेक्ट आबेलियन ग्रुप हो तो कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहले V11 प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे संबरक नियम, क्या बोलेंगे इसको संबरक नियम। संबरक नियम को क्या कहते हैं, संबरक नियम को क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे क्लोजर, संबरक नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अल्फ़ा और फॉर अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन भी के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन क्या होना चाहिए भी। ठीक है, ये हो गई V11। दूसरा क्या आता है V12। V12 का मतलब होगा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ साहचर नियम, साहचर नियम। तो साहचर नियम में क्या करेंगे फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा और गामा बिलोंग इन भी, तो क्या दिखाएंगे हम, ये दिखाएंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो। फिर क्या दिखाएंगे V12 V13 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ तत्समक अवयव का, तत्समक अवयव का
अस्तित्व, तो समा का अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग इन भी इम्प्लाइज माइनस 0 बिलोंग इन भी इस प्रकार हो, अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा। और ये क्या होगा? V13 V14 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग इन भी इम्प्लाइज माइनस अल्फा बिलोंग इन भी, अल्फा बिलोंग इन भी सच दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा। ऐसे फिर क्या होगा? V15 कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा और बीटा बिलोंग इन भी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। ये V15 ये दो प्रॉपर्टी होल्ड हो, ये पांचों प्रॉपर्टी जब होल्ड होगी तब हम कहेंगे V प्लस के रिस्पेक्ट ऑफ ए है। फिर और क्या दिखाना पड़ता है? इसके अलावा ये दिखाना पड़ता है, इसके अलावा भी V2 प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक है अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट ले भी के, और ए एलिमेंट ले लिए या का। तो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिखा दें? ए अल्फा प्लस बी बीटा। इसका मतलब ए को हम बोलेंगे एफ का एलिमेंट है, जिसको अदिश बोलेंगे, इन दोनों क्या बोलेंगे? सदिश। तो अदिश का गुणन सदिश योग पर वितरित हो, अदिश का गुणन सदिश योग पर वितरित हो, ये है। इसको V21 बोल देते हैं। V22 क्या है? यदि हम अभी हम अदिश के एक एलिमेंट लेते हैं, सदिश के दो एलिमेंट लेंगे, अब एक ले एलिमेंट लेंगे, तो अल्फा बिलोंग इन भी लें, अल्फा बिलोंग इन भी, और ए और बी बिलोंग इन एफ लें। तो सदिश का गुणन अदिश योग पर वितरित हो, ठीक है। तो ए अल्फा प्लस क्या होना चाहिए? बी अल्फा। ऐसे सदिश का गुणन अदिश योग पर वितरित हो, अदिश का गुणन सदिश योग पर वितरित हो। V12 ये प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। फिर क्या आता है? V3। V3 का मतलब क्या हुआ? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो। इसका मतलब कि हम ए और बी फील्ड के एलिमेंट लें, अल्फा बिलोंग इन भी, तो ए इंटू बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो? ए इंटू बी अल्फा, ठीक है। और ये क्या है? V4 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग इन भी और 1 बिलोंग इन एफ। तो क्या हो? अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तब हम क्या कहेंगे? तब कहते हैं कि जो V है वो फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है, एक क्या है? वेक्टर स्पेस है। ये चार प्रॉपर्टी V1 V2 V3 V4 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तब हम कहेंगे कि क्या है? V फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस के आपके समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? आंतर गुणन समष्टि कैसे डिफाइन करेंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आंतर गुणन समष्टि इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट नोट फर्स्ट, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म की कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, ठीक है। अब नंबर समिश्र संख्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, ठीक है। यदि z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो एस जेड का वास्तविक भाग कहलाता है, इसे रियल पार्ट ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। और वाई जेड का विकल्पित भाग कहलाता है, इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या की मापांक को मॉड ऑफ जेड से तथा या आर से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार डिफाइन करते हैं। किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा बी का आयोटा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब यदि जेड बार जेड का कॉन्जुगेट हो तो जेड इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार इज इक्वल टू एस माइनस आयोटा वाई। जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू क्या, जेड की वैल्यू एस प्लस आयोटा वाई और जेड बार की एस माइनस आयोटा वाई, ये कट गया, 2s बचा। एस क्या है, रियल पार्ट है एस प्लस आयोटा वाई का, जेड तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको क्या ले सकते हैं, जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट, जेड के स्थान पर एस प्लस आयोटा वाई माइनस एस माइनस आयोटा वाई, एस प्लस आयोटा वाई और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एस माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई, तो क्या हो गया 2 आयोटा वाई, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का कॉन्जुगेट एस प्लस आयोटा वाई एस माइनस आयोटा वाई, एस स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस माइनस 1 वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ले सकते हैं। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसी को ले सकते हैं मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। एस यहाँ पे जेड का कॉन्जुगेट बराबर होता है मॉड ऑफ एस का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 इफ एंड इक्वल मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब उसका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस 0 तभी होगा जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हों 0 हों, तो क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ पे यदि एक्स Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट जेड होता है, Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 प्लस Z2 का मॉड बराबर होता है लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। Z1 और माइनस Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट के बराबर है। इनर प्रोडक्ट आंतर गुणन माना भी फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है, तब जहाँ एफ बराबर रियल नंबर का फील्ड आर हो तथा कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड सी हो, तो वेक्टर स्पेस वी एफ पर इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन है। ठीक है, वी क्या है, फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है जो भी बता चुके, या फिर रियल नंबर का फील्ड हो अथवा कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड हो। वेक्टर स्पेस वी एफ पर इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन होता है जिसे हम डिनोट करते हैं इस प्रकार के साइन से, सिंबल से, जो वी क्रॉस वी से एफ के बीच डिफाइंड होता है। अर्थात ये फंक्शन वी क्रॉस वी से वी में जो वी के ऑर्डर पेयर वेक्टर अल्फा बीटा को क्या करता है कि स्केलर पेयर वेक्टर अल्फा बीटा से जोड़ता है, निम्न गुणधर्म रखता है। कौन सा गुणधर्म रखता है, निम्न गुणधर्म, निम्न प्रॉपर्टी रखता है, नॉन निगेटिविटी। ठीक है, अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, और अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 तभी होगा यदि और केवल यदि अल्फा बराबर 0। अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी से कहते हैं इसको। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा गामा, तो क्या लिखेंगे, ए इंटू अल्फा गामा बी इंटू बीटा गामा, ए बी बिलोंगिंग एफ अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग वी। तब क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस जो वी है इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ एक जो संरचना बनेगी इसको क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस इसको बोलेंगे। ठीक है, तो कोई नॉन इम्पैक्टिव सेट भी उसमें डिफाइन इनर प्रोडक्ट के साथ क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। थैंक यू सो मच। इस पर कल एग्जाम्पल एक देखेंगे।